Hi everybody. Everything will suddenly happen for you and you will be so thankful you didn't give up. Don't give up. Today is 6th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, during the work, टाइम स्पेंड और टॉकिंग अबाउट द डूइंग द वर्क, इन दोनों में हमें डिफरेंस समझना चाहिए। हम अक्सर बात करते हैं वर्क करने का, बट एक्चुअली हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं डूइंग द वर्क में, ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्जामिनेशन की भी बातें करना, स्ट्रैटेजी करना, सक्सेस स्टोरीज देखना, दिस इज़ अ वेरी इजी टास्क। द डिफिकल्ट टास्क इज एक्चुअली उसकी पढ़ाई करना। सो डोंट टॉक द टाइम अवे, स्टडी फुल थ्रॉटल। दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। आज लाइव क्लास नहीं होगा, आज लाइव क्लासेस नहीं होगा, ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी। और जो टेस्ट सीरीज है, दिस इज टेस्ट सीरीज, ये मंडे से हम इसकी लाइव एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। लाइव एमसीक्यू सेशन इन द सेंस कि डेली 1.5 आवर मैं आपको अराउंड 50 to 100 एमसीक्यूज डेली बेसिस पे सॉल्व कराऊंगा। अवर टारगेट इज कि बिफोर 28 मई 2023 एग्जाम डेट से पहले कम से भी कम हम 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज, बेसिक, एडवांस्ड, यूपीएससी लेवल, अदर पीवाईक्यूज, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, हम हर चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। और हम आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देंगे और रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज में हम फोकस करेंगे। तो ये क्लासेस स्टार्ट होंगी मंडे से। और ये जो प्रीलिम्स 2023 कोर्स है, ये कंटिन्यू रहेगा। पहले राउंड पे हम कोर सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो इसी कोर्स में सेम फी में ही हम आगे बढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें, रिवीजन, एडवांस टॉपिक्स, ये सब कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर प्लान ऑफ एक्शन। ज्योग्राफी कल स्टार्ट हो गया है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये लाइव क्लासेस है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है, आप सवाल पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा अदर समरी और अदर इंफॉर्मेशन भी है, सो दैट नॉट ओनली यूपीएससी, आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। और ज्योग्राफी का मतलब केवल कोर ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी का मतलब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल जो ज्योग्राफी सेक्शन है, ये बहुत रेलेवेंट है एग्जाम प्रिपरेशन में। टेलीग्राम क्विज है, ज्वाइन इट। एवरीडे बेसिस में वी आर सॉल्विंग दीज 5 एमसीक्यूज। दिस इज अगेन वेरी बेनिफिशियल। वोकैबुलरी है आउटस्कर्ट्स, इसका मतलब है उपनगर। ये मेन शहर है, इसके बाहर का कोई आउटस्कर्ट है, बाहर का जो क्षेत्र है, दैट इज उपनगर। टैक्टलेस है, मतलब काइंड ऑफ लाइक इनसेंसिटिव है, हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ एड्रॉइटनेस, सेंसिटिविटी नहीं है डिफिकल्ट इश्यूज में। कॉन्कॉमिटेंट मतलब सहगामी, नेचुरली अकॉम्पनिंग और एसोसिएटेड। 11th आवर मतलब अंतिम क्षण में एग्जाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम तैयारी चालू करेंगे। अंतिम क्षण में नो, अभी से करो। गुड शुड बी एग्रेसिव, आप कभी जल्दी नहीं हो। यू आर नेवर टू अर्ली टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू आर नेवर टू लेट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। डू इट नाउ द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम। गाइल मतलब होता है छल, द इंक्लिनेशन और प्रैक्टिस ऑफ मिसलीडिंग अदर्स थ्रू लाइज और ट्रिकरी। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। गाइल, 11th आवर, कॉन्कॉमिटेंट, टैक्टलेस और आउटस्कर्ट्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये क्विज है। विच गवर्नर जनरल यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर? द आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली। निजाम ऑफ हैदराबाद है मीर ओस्मान अली खान, लास्ट निजाम। मद्रास एंड बॉम्बे में रयतवारी इंट्रोड्यूस हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंसी को इनिशिएट किया था। लॉर्ड डलहौजी ने पोस्टेज स्टैम्प स्टार्ट किए थे। ये जो लॉर्ड डलहौजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एग्जाम फैक्ट्स में मैंने आपके साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया और वाइस रॉय का एक एफएक्यू जो एग्जाम फैक्ट्स है वो शेयर किया है। उसको डेली बेसिस पे आप सॉल्व करो, उसको देखो। 50-60 एग्जाम फैक्ट्स डेली याद करो। ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी, सारे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में काम आएगी। तो आज का एक और सवाल है, लॉर्ड डलहौजी पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। इनका क्या वर्क रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। आज के सवाल है, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद जी एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन एट बेल्लूर? द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? Who was the founder of the Theosophical Society of India? From where did Acharya Vinoba Bhave start the individual satyagraha in 1940? Place का नाम बताना है। The immortal national song है बंदे मातरम, ये किन्होंने लिखा है? तो ये 5 सवाल है आज के लिए। देन दिस इज सीसेट, ये सीसेट का पहला क्विज सेक्शन है। रीड इट केयरफुली। ABCDE है और आपको बताना है बी इज अ मेल, तो हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप। सेकेंड क्वेश्चन है, सेंटेंसेस दिए हैं, हु स्कोर द हाईएस्ट, इन 4 में से किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया?
सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। देन ये राइटिंग प्रैक्टिस है। पहला सवाल है इंडिया नेपाल रिलेशंस तैयार करना है, और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन पे एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। ये दोनों बहुत रेलेवेंट सवाल है, इंडिया नेपाल, बिकॉज नेपाल में अभी फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, न्यू गवर्नमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 सवाल है, राइट इट डाउन, सबमिटेड टू दिस वेबसाइट। अब हम क्विकली न्यूज़पेपर को स्कैन करते हैं। तो पुतिन ऑर्डर सीज फायर फॉर 36 आवर्स इन यूक्रेन। रीजन क्या है कि जो यूक्रेन में भी जो पार्ट है, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा कि ये सेलिब्रेशंस का टाइम है। बहुत सारे जो यहाँ के सिटीजन्स हैं दिस पार्ट में, वो ऑर्थोडॉक्सी लिव इन द कॉम्बैट एरिया, सो उनको क्रिसमस ईव और सेलिब्रेशंस के लिए यहाँ पे सीज फायर किया जा रहा है, ताकि युद्ध के कारण वो अपना जो फेस्टिविटीज है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। ये सवाल है, सुप्रीम कोर्ट थ्वाट्स एविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। तो हल्द्वानी एक एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है वो रेलवेज का है, वो जो जमीन है वो रेलवेज की है। बट अक्सर हम देखते हैं रेलवेज की जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, उसके आसपास सेटलमेंट हो जाता है, कई बार स्लम्स बन जाते हैं, एनक्रोचमेंट हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो स्लम्स या एनक्रोचमेंट बन गए, इसको जायज ठहरा दिया जाए या फिर यहाँ पे एविक्शन किया जाए। तो रेलवेज ने बोला कि बिकॉज ये तो हमारी जमीन है, रेलवेज की जमीन है, तो रेलवेज ने बोला कि यहाँ इसको इविक्ट करना चाहिए। बट द पॉइंट इज, जब यहाँ इतनी सारी फैमिलीज आ गई है और जो इतने टाइम से यहाँ पे रहने लग गए, तो क्या जो इतना ड्यूरेशन पास ऑन हो गया है, तो ऑल्दो ये शुरुआत में इलीगल था यहाँ पे रेसिडेंस और सेटलमेंट, क्या उसको लीगलाइज किया जाए? अगर लीगलाइज किया जाए तो फिर रेलवेज कहाँ जाएगा? और अगर इविक्शन किया जाएगा तो फिर अगर इस टाइप से इविक्शन होगा तो फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात आ जाएगी। ऑल ऑफ अ सडन यू कैन नॉट इविक्ट पीपल, उनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करो। तो ये जो पूरा इशू है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट रेलवे लैंड, हर पार्ट ऑफ इंडिया में ये होता है कि एनक्रोचमेंट अगर हुआ है तो उसको किस तरीके से डील किया जाए। बिकॉज एक बार काफ़ी टाइम हो जाता है तो वहाँ से एनक्रोचमेंट हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे अक्सर देखा गया है, इलीगल कॉलोनीज बन जाती है, सरकारी ज़मीन चली जाती है, तो वो भी हम जायज़ नहीं ठहरा सकते। तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? सो दैट इज़ वाई कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था, जैसे स्लम्स भी बन जाते हैं, स्लम्स का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? दिस कुड नॉट बी अ सॉल्यूशन कि जस्ट लाइक दैट आप इन्हें यहाँ से हटा दो। नो, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। एट द सेम टाइम, पहले दफे ही इस टाइप के जब सेटलमेंट स्टार्ट होते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक्टिव होना चाहिए कि वो इसको बड़े स्केल में नहीं होने दें। अब ये जो प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो थ्वाट कर दिया है, लेट अस सी यहाँ पे क्या आगे एक्शन होता है। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की भी बात है। यू कैन नॉट अप्रूव द पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल, यू कैन नॉट अप्रूव देम जस्ट लाइक दैट ओवरनाइट। तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? इसमें ह्यूमन एंगल भी देखना है और एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल भी देखना है। रेलवेज भी अपनी जगह करेक्ट है, सो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? देन यहाँ पे बात है, ये जो 10 साल का सेंसस होता है, अभी 2021 में होना था, इसको पोस्टपोन किया गया, कोविड-19 फर्दर और पोस्टपोन हो गया ये। तो सेंसस है, सेंसस जो था एज पर नॉर्म, सेंसस कैन बी कंडक्टेड ओनली 3 मंथ्स आफ्टर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्री लिमिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका, पुलिस स्टेशन। और ये जो फाइनलाइजेशन है ये भी नहीं हो पा रहा है। तो 2011 के बाद से अभी तक हमारा सेंसस नहीं हुआ है। 10 साल में होना चाहिए बट नहीं हुआ है। 2024 में जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया है कि इसको क्विकली हम किस तरीके से कंडक्ट कराएंगे। लेट अस सी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो सेंसस 2021 कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। यूजीसी ड्राफ्ट नॉर्म्स नोड फॉर फॉरेन वर्सिटीज इन इंडिया। फॉरेन वर्सिटीज अब इंडिया में अपनी ब्रांचेस ओपन कर पाएंगी। टेम्पल, राम टेम्पल विल ओपन ऑन जनवरी 1st 2024। होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया। 11 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स फाउंड इन एयर पैसेंजर। अब कोविड क्या है, इट इज अ लाइफ, लिविंग भी है, डेड भी है। तो कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स बनते हैं, सो ये अलग अलग लीनियज है, सब लीनियज है, और वन सच लीनियज अभी 11 ओमिक्रॉन के ऐसे यहाँ पे पेशेंट्स मिले हैं। ये अगेन एक न्यूज़ है कि कई बार क्या होता है, किसी इंडस्ट्री में मास एम्प्लॉयमेंट है और फिर वो इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लग जाती है, तो हम उस एम्प्लॉयज का क्या करें? फॉर एग्जांपल, हमने फटाका इंडस्ट्री देखा था। फटाका दिस जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, जो क्रैकर्स बनाते हैं, क्रैकर्स। अब ये जो क्रैकर्स है ये पॉल्यूटिंग भी है और क्रैकर्स का ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा जा रहा है। तो ये जो पीपल इन्वॉल्व है, इनका
जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे इंश्योर किया जाए। सिमिलरली ये बीडी है, बीडी एक बहुत बड़ा उद्योग है, बीडी बहुत बड़ा उद्योग है। बट अब क्या हो रहा है, बीडी से भी अगर डिमांड कम हो रहा है, दूसरी चीज़ों में मूव आउट हो रहे हैं, तो व्हाट शुड बी डन विद द वर्कर्स। ये जो विमेन है वेस्ट बंगाल की, बीड़ी मेकिंग हॉटस्पॉट है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तनख्वाह कम है, इरेगुलर वर्क है, इल हेल्थ हो रहा है जॉब के कारण, लाइवलीहुड रिस्क पे है, फ्यूचर वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, चैलेंज बन जाता है मास स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे बताया है, केस स्टडी दिया हुआ है दिस मुर्शिदाबाद का, कि वेजेस कम है, देन बीड़ी का उद्योग में भी डिक्लाइन है, हेल्थ हजार्ड्स है, गवर्नमेंट जितने भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको सिन गुड्स मानती है, तो वहां पे टैक्सेशन ज्यादा हो जाता है। दीज आर डिफिकल्टीज। ये मेट्रो प्लस है, अराउंड द वर्ल्ड इन 3 years, एंड दिस इज ब्लू टू ग्रीन। देन दिस इज सी, ये जो गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं इसमें अगर इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे दिल्ली मेट्रो में भी एडवर्टाइजमेंट है, अक्सर बसेस वगैरह में भी एडवर्टाइजमेंट है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, सो दिस इज अ गुड थिंग। बट कई बार ये एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या, एक जो बेसिक डिसेंसी या जो ग्रेविटी हम बोल सकते हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। प्लस एट टाइम्स जो एडवर्टाइजमेंट्स अगर इनअप्रोप्रिएट है, देन व्हाट, क्या सरकारी जो संस्था है वो उन एडवर्टाइजमेंट को एंडोर्समेंट दे रहा है, ये एक सवाल है। लेट अस सी। ये है रोड चेक। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर गडकरी साहब इंस्पेक्शन कर रहे हैं बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये बहुत अच्छी न्यूज है। दिस इज तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। जो लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, हमें रिड्यूस रिसाइकल करने की जरूरत है। तो द पॉइंट इज वेस्ट ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ग्रे वाटर होता है, व्हाट इज ग्रे वाटर, टेल व्हाट इज ग्रे वाटर। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तिरुपति ने एक जायंट लीप लिया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, और फाइटोरिड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। तो 5 मिलियन लीटर अ डे यहाँ पे ये सीवेज का जो पानी आता है वो उसको क्लीन करेगा और उसको रिसाइकल करने की कोशिश की जाएगी, तो विच इज अ रियली गुड थिंग। ये जो फाइटोरिड टेक्नोलॉजी है ये सीएसआईआर और नीरी ने डेवलप किया है। नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेस्ट वाटर यहाँ पे आएगा। अब उसकी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे 5 स्टेज, 6 स्टेज, लाइक दैट। पहली स्टेज में सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा, तो सॉलिड मटेरियल हटा दिया। फिर दूसरी स्टेज में उसको हम फ्लो कराएंगे ऐसे सर्पेंटाइन मोशन पे, तो उससे क्या होगा, वाटर और फिजिक्स फिनोमिनन यहाँ पे लगेगा, और उससे क्या होगा, जो दूसरे अदर पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट होने लग जाएंगे, साइडवेज वो डिपॉजिट हो जाएंगे, तो फर्दर और क्लीन होगा। सब सरफेस चैम्बर में न्यूमरस बैरिकेड्स बनाए जाएंगे, सैपलिंग्स लगाई जाएगी पोरस मीडियम की, ग्रेवल स्टोन्स की, तो वो और फिल्टर करेगा। ऑर्गेनिक मैटर को एलिमिनेट किया जाएगा। फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगाएंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 mg तक लेके आएंगे। व्हाट इज दिस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कैन यू टेल व्हाट इज बीओडी। व्हाट इज बीओडी, बीओडी से हम चेक करते हैं कि वाटर कितना से पॉल्यूटेड है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है उसमें। बीओडी, यमुना का बीओडी अभी काफी न्यूज में था। तो इससे क्या होगा, 5 mg तक लेके आएंगे। तो द पॉइंट इज ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कोई ऑपरेशनल हैसल भी नहीं होगा, फुटप्रिंट भी कम होगा, फाउल ओडर भी नहीं होगा। तो दिस इज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। अब इस न्यूज को कैसे आपको यूज करना है, इसको आप एज अ टैम्पलेट याद रखो, जहां भी मौका मिले ये तिरुपति का नाम लिखो और लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान करके ये एक वर्ड लिख दो, फाइटोरिड टेक्नोलॉजी, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सेलेक्टिव न्यूज को बहुत डेप्थ में कर रहे हैं वो सवाल ही नहीं आएगा। रेंज इज इंपॉर्टेंट, रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक स्ट्रीट स्मार्टनेस होना चाहिए कि आप इतने सारे टैम्पलेट्स को कंपाइल करके एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर लो। दिस इज व्हाट जो रिक्वायर्ड है, और ये ही एक्चुअल में एग्जाम में काम आता है, बाकी चीजें काम नहीं आती। सी, एशियन एलिफेंट हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटेट इन नीलगिरी रिजर्व। अब ये एशियन एलिफेंट है। एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस होता है, टेल। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है, फोटोग्राफ्स आते हैं, ऑप्टिमल हैबिटेट बोला गया, बट अभी की जो ऑप्टिमल हैबिटेट है वो लॉस्ट हो रहा है। वाई? क्योंकि एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। एलिफेंट को ऐसा लाइक अनड्यूलेटिंग इस टाइप का नहीं पसंद है, उसको फ्लैट टेरेन ज्यादा पसंद है, बिकॉज एलिफेंट का साइज ह्यूज है, वो मूव नहीं कर पाता ऐसे उबड़ खाबड़ जगह में। सो द पॉइंट इज फ्लैट टेरेन यहाँ पर कम हो रही है नीलगिरी में।
तो बात है एलिफेंट पॉपुलेशन, दैट इज वाई अगर इकोसिस्टम जो उसका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होगा तो एलिफेंट भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। प्लस एलिफेंट्स मूव आउट नहीं कर पा रहे, जैसे पहले क्या होता था पालघाट गैप से वो मूव आउट करते थे, यहाँ अब ह्यूमन एनक्रोचमेंट हो रहा है तो वो मूव आउट में डिफिकल्टी हो रहा है, एग्रीकल्चर के पैचेस आ गए हैं बीच में, तो फ्री मूवमेंट ऑफ एलिफेंट नहीं हो रहा है। पाल घाट जो है, 3 घाट है यहाँ पे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, TBP, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये बताइए किस किस जगह को कनेक्ट कर रहा है, थाल घाट किसको कनेक्ट कर रहा है, भोर घाट किसको कनेक्ट कर रहा है, और पाल घाट यहाँ पे दिया हुआ टूवर्ड साउथ, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो यहाँ पे हमें इसको एलिफेंट कॉरिडोर्स को सेफगार्ड करना जरूरी है, अदरवाइज मूवमेंट हिंडर होता है। मूवमेंट हिंडर होगा तो क्या होगा, उनका सर्वाइवल रेट कम होता है। डेंजरस टेरेन में अक्सर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, बीच में बैरियर्स आ जाते हैं तो स्लोप्स आ जाता है, एलिफेंट मूव नहीं कर पाता वहाँ पे, और इससे स्पीशीज एक्सटिंक्शन का थ्रेट होता है। अगर मूव नहीं होगा तो जीन वेराइटी कैसे मिलेगी, जीन डाइवर्सिफाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इनब्रीडिंग होगा, और इनब्रीडिंग इज बैड, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं कर पाता है। गिर के लायंस में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, इससे डिसीजेज होती है और फर्टिलिटी रेट कम होती है, तो दिस इज नॉट गुड। तो द पॉइंट इज जो इकोसिस्टम है और हैबिटेट है एलिफेंट का, इसको सेफगार्ड करना जरूरी है, एलिफेंट को सेफगार्ड करना जरूरी है। ये फ्रीडम इन अथॉरिटी है, कल का कंटिन्यूएशन है आर्टिकल, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कोई कोई मिनिस्टर है वो पर्सनल कोई स्टेटमेंट पास कर रहा है तो वहां पर भी उस पर विप लगाई जाए, या उसका पर्सनल स्टेटमेंट गवर्नमेंट का स्टेटमेंट माना जाएगा। तो क्या अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन होगा तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो रिस्ट्रिक्शन नहीं हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इतना नैरोली नहीं सोचना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए। मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच इज नॉट राइट, बट एट द सेम टाइम स्ट्रिक्शन अगर लगेगा, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे फ्री स्पीच में तो वो भी डेट्रीमेंटल होगा। तो स्कोप ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये एक जनरल ट्रेंड है। आर्टिकल 19(2) में लिखा गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में, और जो भी एक मंत्री बोलता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कॉम का। बट एट द सेम टाइम जो एक बेसिक सेंस है, जो ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो भी कर्टेल नहीं होना चाहिए, कर्टेल नहीं होना चाहिए। जो मेन ओपिनियन ये कंक्लूड हुआ कि मिनिस्टर का अगर हमने उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक दिया तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चला जाएगा, तो विच विल नॉट बी राइट। तो कोर्ट ने ओवरऑल ये व्यू दिया है कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल इवन अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स एज वेल, मतलब फंडामेंटल राइट्स है वो प्राइवेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी है। वरना यूजुअली जितने फंडामेंटल राइट्स है उनको ये बोला जाता है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट है, बट फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी है, जैसे अनटचेबिलिटी एटसेट्रा इंडिविजुअल के लिए भी है। तो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिबल इवन अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर। ये सेटल कर दिया क्वेश्चन वेदर दीज राइट्स आर ओनली वर्टिकल, मतलब गवर्नमेंट सिटीजन ऐसा ही वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल भी है सिटीजन्स के बीच में। तो ये हॉरिजॉन्टल भी है, केवल राज्य के अगेंस्ट नहीं, ये पर्सन के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट्स लग सकते हैं। इससे एक एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या वर्टिकल होते हैं ओनली, नो, फंडामेंटल राइट्स हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। ये ग्रीन प्रॉमिस है। अब देखिए ग्रीन इकोनॉमी कैसे वर्क कर रहा है, कल हमने ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ा, उसका एक न्यूज ब्रेक आया कि सरकार कुछ 18,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड दे रही है। अब इस पे एक आर्टिकल आ गया कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली क्या है, इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट बट कॉस्ट ज्यादा है इसकी। नॉर्मल हाइड्रोजन बनाना जैसे $1 का है तो ये 3.5 से $5.5 का है, तो कॉस्ट इज हाई। प्लस इसमें एक और एंगल आ रहा है अभी कि क्या यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस तो नहीं होगी, सब्सिडी लग रहा है, WTO ने आगे इस पे एक ऑब्जर्वेशन दिया है। तो इसको भी अब आगे हम एक्सप्लेन सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सी न्यूज़पेपर इसी तरीके से पढ़ा जाता है, लेयर्स में पढ़ा जाता है। ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि एक बार न्यूज़ देखा और उसमें हमने बहुत एफर्ट डाल के सब कंप्लीट कर लिया, ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा क्योंकि कल न्यूज़ बदल जाएगी। न्यूज़ लेयर्स में होता है, पहले न्यूज़ ब्रेक होगा, एडिटोरियल होगा, कुछ एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें उसको सॉलिड करना चाहिए, ये अच्छा स्ट्रैटेजी। ओके, अब सी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसमें सरकार बोल रही है कि हम फंडिंग देंगे, यहाँ पे पैसा लगाएंगे ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन एज एन इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, इसके लॉन्ग टर्म काफी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो दिस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, 2030 तक हम इसको काफी ग्रीन शिफ्ट होने वाले भी हैं। एक वर्ड है पंचामृत, जो प्रधानमंत्री जी ने कॉप 26 या 27 में बोला था ग्लासगो समिट में, कॉप UNFCCC की। सो व्हाट इज दिस पंचामृत, टेल।
तो द आइडिया इज कि हमें एक पूरा इकोनॉमी बनाना पड़ेगा और उसको वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा और देन ओनली ग्रीन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ये है स्टेबलाइजिंग टाइज विद नेपाल इन अनसर्टेन टाइम। यहाँ प्राइमरली तीन बात का है। नेपाल जो एक टाइम पे था, नेपाल हमारा नेपाल बहुत अच्छा फ्रेंड है। नेपाल के साथ हमारे फैमिली टाइज है, रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं नेपाल से, तो नेपाल इज वेरी डियर टू अस। सिमिलरली नेपाल के लिए भी इंडिया बहुत डियर है, तो दिस इज लाइक अ फैमिली रिलेशन। तो 1950 ऑनवर्ड्स हमारी स्पेशल फ्रेंडशिप रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज हुआ? पहली चीज ये चेंज हुआ कि पहले जो नेपाल था वो एक हिंदू मोनार्की था, अब वो सेक्युलर रिपब्लिक बन रहा है, सेक्युलर रिपब्लिक। दूसरा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। तो नेपाल जो है उसका कैरेक्टर इस तरीके से चेंज हुआ, कैरेक्टर इन द सेंस द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हिंदू मोनार्की से ये अब सेक्युलर रिपब्लिक विद कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन हुआ। तो यहाँ डेमोक्रेसी आई, नेपाल में डेमोक्रेसी आई, पहला। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सी फैक्टर, चाइना का बहुत ज्यादा डोमिनेंस होने लग गया है और चाइना के एट टाइम्स सिनिस्टर प्लान्स भी हैं, जैसे श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाया, चाइना के ऊपर भी ऐसे यहाँ पे चाइनीज एंगल इज देयर। थर्ड जो बात आती है वो होती है कि नेपाल अब 1950 नहीं, 2022 में नेपाल इक्वल टर्म्स में फ्रेंडशिप रखना चाहता है, बराबरी में, बराबरी में। बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं, एल्डर ब्रदर एटीट्यूड नहीं, फ्रेंड्स वाला एटीट्यूड इक्वल टर्म्स में चाहता है। तो इवन जो नेपाली है वहां पे भी उनके भी एस्पायरेशंस है, एम्बिशंस है, सो दे वांट लाइक इक्वल टर्म्स में फ्रेंडशिप हो, फ्रेंडशिप हो। तो ये तीन फैक्टर्स है। प्लस डोमेस्टिक, जैसे डेमोक्रेसी आया यहाँ पे, तो डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसके लिए कई बार यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने लाइक इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भी दिए, बाउंड्री इशू भी हुआ, चाइनीज एंगल भी है, इसके कारण थोड़े टाइज फ्रॉस्टी हुए। नेपाल के साथ एक और प्रॉब्लम हुआ कि इंडिया ने कई बार प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट किए, उसको टाइमली कंप्लीशन नहीं किया, तो वहां पे थोड़ा रिसेंटमेंट हुआ। ये मैन्युफैक्चर्ड भी था, रिसेंटमेंट मैन्युफैक्चर्ड भी था। अब इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, तो एक तो माओइस्ट का भी यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी था। नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप है, ऑनरेबल यहाँ पे टैग भी मिला जाता है नेपाल आर्मी चीफ को इंडिया का, सिमिलरली इंडिया को नेपाल आर्मी का। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग भी होता है, तो वी आर हैविंग अ वेरी क्लोज टाइज हैं, बहुत क्लोज टाइज है। बट अब जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में डिफिकल्टी आई, और अब जो नए यहाँ पे प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसा माना जाता है थोड़ा लाइक चाइनीज टिल्ट ज़्यादा है, तो चाइना का क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ जाता है, चाइना। और चाइना ऑब्वियसली नेपाल के साथ क्लोज टाइज करेगा, तिब्बत ऑलरेडी चाइना ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, तो नेपाल को भी चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी से अपने पास रखना चाहता है। अब लेट अस सी। और नेपाल भी अब काफ़ी स्मार्ट हो गया है, नेपाल बोलता है हम इक्वी प्रॉक्सिमिटी का कार्ड खेलेंगे, मतलब इंडिया से कोई करना है बात तो फिर वो चाइनीज एंगल बीच में आ जाता है कि वी हैव अदर ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ चाइना एज वेल, तो दिस अगेन क्रिएट सर्टेन टेंशन। अभी कोविड-19 में अर्थक्वेक में इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है, इमीडिएटली इंडिया ने यहाँ पे हेल्प डाइवर्ट किया था नेपाल को। और बात ये है कि अभी एक फ्रेश थिंकिंग चाहिए, पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, फ्रेंडशिप पे हम ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए। नेचुरली नेपाल इज अ गुड फ्रेंड, और सिमिलरली नेपाल के लिए चाइना नहीं, इंडिया इज अ बेटर फ्रेंड, फार फार बेटर फ्रेंड, तो ये चीज़ भी समझना है। और यहाँ जो ह्यूमन हमारा कनेक्शन है, कोऑपरेशन है ना, ह्यूमन रिलेशंस है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, एनर्जी कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ पे हमें फोकस करना चाहिए, और म्यूचुअल एडवांटेज, म्यूचुअल एम्पैथी होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल, तो द पॉइंट इज नेपाल इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ अस, सिमिलरली इंडिया इज अ वेरी डियर एंड रिलायबल फ्रेंड ऑफ नेपाल। इस फ्रेंडशिप को री इन्विगोरेट करने की जरूरत है। इंडिया को अपलिंकिंग हब की बात है यहाँ पर, टेलीविजन। एक और बात आती है, इंडिया में क्यों नहीं हम बीबीसी जैसा ऐसा वर्ल्ड क्लास टेलीविजन नेटवर्क बनाए, जिससे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर होगा। हम इंडियन वैल्यूज, इंडियन इंडियन जो जर्नलिज्म है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड हम बनाने की कोशिश करें, वो हम वर्क करें लाइक दैट। देन दिस इज चाइना का कोविड सर्ज, और यहाँ है इंडियाज प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन। आपको ये आर्टिकल एक बार आप क्विकली देख लेना, वैसे इसमें रेगुलर टॉक ही है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हमें यूज करना है। अब ये हाइड्रोजन किस तरीके से बना, अगर ये क्लीन एनर्जी से बना, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ब्लू हाइड्रोजन हो सकता है, ग्रे हाइड्रोजन हो सकता है। तो जिस तरीके से हाइड्रोजन बना के हमने कैप्चर किया है, स्टोर किया है, वो प्रोसेस बताती है उसका कलर क्या होगा। अब इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है हाइड्रोजन का, फर्टिलाइजर, स्टील, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी में होता है।
तो ब्लैक है या ब्राउन है या ग्रीन है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन होता है वो नेचुरल गैस से है, ब्लू है वो फॉसिल फ्यूल से है ना, एंड देन ग्रीन हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोलिसिस से बना हुआ है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग की गई है कि हाइड्रोजन कैसे बना। द आइडिया इज दिस इज वेरी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। अभी ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस है बट दिस इज एक्सपेंसिव, कॉस्टली टू मेक। हमारा इतना टारगेट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, इतना टारगेट हम बनाएंगे हाइड्रोजन। द आइडिया इज वी आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम दिस कार्बोनाइज्ड, कार्बन एमिशन को कम करना चाह रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी व्हीकल्स, ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होंगे, चीपर भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, और इन पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, H2O बाई प्रोडक्ट होता है एनवायरनमेंट का, लाइक कार्बन एमिशन नहीं होगा। और ये हमारा आइडिया है कि हम एम्प्लॉयमेंट बनाए, कैपेबिलिटी बढ़ाए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाए। तो ये सब हम एनडीसी में भी बोल चुके हैं कि हम जीडीपी का 45% 2030 में इंटेंसिटी कम करेंगे, कार्बन इंटेंसिटी। हम 2070 तक न्यूट्रल भी होंगे, कार्बन न्यूट्रल होंगे। सो दीज आर द थिंग्स, दैट इज वाई हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट फुल थ्रॉटल आगे बढ़ रही है। ये साइट है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो आज का आंसर राइटिंग में आप इसी पूरी चीजों को अच्छे से समराइज करके बैंक कर लो। चैलेंजेस ये हैं मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स और कॉस्ट, बिकॉज ये जो क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी है ये बहुत अच्छी तो है बट बहुत कॉस्टली है, दिस इज वेरी कॉस्टली अफेयर। लेट अस सी। जापान बोल रहा है कि पैसे लो और टोक्यो से बाहर जाओ, बिकॉज टोक्यो इज लाइक कंफर्म वर्ल्ड्स का बिगेस्ट सिटी है, वर्ल्ड्स की बिगेस्ट सिटी है टोक्यो, कंफर्म। टोक्यो बहुत बड़ा है, पूरा जापान टोक्यो में ही रहता है, मोस्ट ऑफ द जापान। सो टोक्यो बिकॉज ओवर क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड है, तो लोगों को बाहर भेजने की कोशिश हो रही है। जापान का जो पिरामिड है वो भी कुछ ऐसा है, पॉपुलेशन पिरामिड, मतलब जापान में एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यंगस्टर्स कम है, तो इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। जैसे अभी वर्डोमीटर बताता है 125 मिलियन पॉपुलेशन है, अगले 30-40 साल में ये 90 मिलियन बचेंगे, मतलब 35 मिलियन पॉपुलेशन चली जाएगी जापान की। तो द पॉइंट इज जापान में नए लोग भी आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और इनको आउटस्कर्ट्स में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अब बात है कि वहां पे फिर पॉपुलेशन डेमोग्राफिक गड़बड़ा जाएगा ऐसे, तो वो जापान बोल रहा है कि जो जापानीज टोक्यो में है वो भी अलग आउटसाइड टोक्यो जाए, वहां सेटलमेंट करे, स्प्रेड आउट हो, उससे डिमांड आएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। दिस इज दैट। अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है अर्बनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है ना ये होने वाला है, पॉपुलेशन डिक्लाइन अभी होगा, जैसे इंडिया का भी अभी पीक आ रहा है, पीक के बाद हमारा भी सेम यही केस होगा आफ्टर से 40-50 ईयर, बिकॉज जो अभी ट्रेंड चल रहा है लाइक इनकमिंग इज लेस देन आउटगोइंग, आउटगोइंग ज्यादा होगा, पीपल विल डाई मोर, और नए बच्चे आ नहीं रहे थे, तो हमारी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होगी इन फ्यूचर। तो ये अगेन वो बात है, एक स्टेबलाइज रखने की कैसे जरूरत है। ओके, तो ये है जापान ऑफरिंग मनी टू मूव आउट ऑफ टोक्यो। ये इंग्लिश है, को ब्रदर ऐसा कुछ इंग्लिश में टर्म होता नहीं है, इंडियंस यूज करते हैं इसे, ये ब्रदर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, लाइक ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। देन यहाँ पे लिखा है बाइनियल और बायनुअल में क्या डिफरेंस है, तो बाइनियल मतलब 2 साल में होने वाला, एवरी 2 ईयर में वो इवेंट हो रहा है, तो वो बाइनियल है। जैसे कुछ रिपोर्ट्स बाइनियल रिपोर्ट्स होती है और 2-2 साल में आती है। बायनुअल मतलब 1 साल में 2 बार, वी हैव बायनुअल स्टॉक टेकिंग, इट इज अ बायनुअल जर्नलिज्म, साल में 2 बार। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज एक मूवी भी है, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज बोलते हैं इसे। देन जिंक्स है, जिंक्स मतलब वहां पे लाइक जिंक्स हो गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर कई बार 99 पे जिंक्स आउट हो जाता था 99 में, ऑल्दो कई बार स्टीव बकनर अंपायरिंग डिसीजन गलत थे, बट 99 पे सचिन तेंदुलकर एक टाइम आया था जिंक्स हो गया था, जैसे विराट कोहली की 72nd सेंचुरी लगने में इतना टाइम लग गया। तो जिंक्स इज अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक और एक्सरसाइज इविल इन्फ्लुएंस। ओके, तो ये वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अड्यूस का मतलब होता है साइट करना। वॉट वर द आर्ग्यूमेंट्स अड्यूस्ड फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक ऑफ डिबेट। साइट क्या है, साइटेशन। प्रोटेस्ट है, सी पारसनाथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिस पिलग्रिम साइट है जैनिज्म में। यहाँ अब क्या होता है, टूरिज्म से क्या होता है कि अक्सर टूरिज्म से जो साइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटिमेंट्स एसोसिएटेड है वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो दैट इज वाई यहाँ पर ऐसा था कि ये जो हिल टूरिज्म है ये ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए, वरना हमारी जो जिसपे हमारे इतने सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं, जो रिलीजियस साइट्स है, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। तो दिस इज दैट। इंडिया एंड फ्रांस का कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट, सी फ्रांस एक डियर फ्रेंड है इंडिया का। तो अभी 36th राउंड हुआ इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग का,
यूक्रेन पे बात हुआ, अफगानिस्तान पे बात हुआ, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक। सी फ्रांस भी इंडो पैसिफिक बोलता है, तो दिस इज नॉट एशिया पैसिफिक, दिस इज इंडो पैसिफिक। अरिंदम बागची साहब ने बोला एजेंडा में ये सारी बातें हुआ, सिक्योरिटी, डिफेंस, कोऑपरेशन। एक F-18 सुपर हॉर्नेट है डसॉल्ट एविएशन का, तो ये अभी जो 36 रफाल लिए है वो अलग है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये वाला रफाल लेने की बात है। लेट अस सी, अभी इसमें कंपटीशन है, जो जीतेगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। सिमिलरली G20 अभी जो मीटिंग है उसमें भी फ्रांस ने फुल सपोर्ट बोला है इंडिया को, तो म्यूचुअल ट्रस्ट है, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जॉइंट विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, फ्रांस इज अ डियर फ्रेंड ऑफ इंडिया। देन इंडिया को ग्लोबल हब की तरह बढ़ाना है ग्रीन हाइड्रोजन, तो दैट इज वाई देखो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे पैसा भी लगा रही है, प्रमोट भी कर रही है, तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज वाई ये आज का सवाल आपको दिया, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। पोर्ट ब्लेयर पे इंफ्रा अपग्रेड करना है, डीजीसीए ने बोला लैक्सिटी। अगेन जनरल डिसेंसी जो होता है और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है पब्लिक प्लेसेस में, सर्विसेज में, फैसिलिटीज में, ये गलत है। तो यहाँ पे बोला है रेस्पॉन्डिंग टू दिस कंप्लेन अनप्रोफेशनल जो कंडक्ट है ये नहीं होना चाहिए। देन यूजीसी बोलती है विदेशी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे कैंपस बना पाएंगी, और दिस इज एफटीए स्टेलमेट है, मैकार्थी। रिटेल ऑटो सेल डिप हुआ है, अमेजोन इतने जॉब कट कर रहा है, कैपिटल फर्म्स। सी ह्यूज ग्रीन हाइड्रोजन सब्सिडी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो क्या डब्ल्यूटीओ बोल रहा है ये ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होगा? हमने पढ़ा था ना अंबर सब्सिडी, अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, लाइक दैट। तो दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सिडी, ये सवाल है, ओनली चैलेंज है। अभी लेट अस सी, अभी ऑब्जर्वेशन हुआ है यहाँ पे, लेट अस सी। देन नेचुरल रबर पे लेवी हटाने की बात है, रशिया शिप कर रहा है आर्कटिक का क्रूड ऑयल। सो ये तो हो गया न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अब हम बात करते हैं आपके आंसर सबमिशन का। तो ये 10 थीम थी फॉरेन रिलेशंस में जो जरूरी है, 10 थीम थी फॉरेन रिलेशंस में जरूरी है। देखो ऐसे समराइज करना चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, जब एग्जाम लिखने जाओगे ना यही चीज काम आएगी, बाकी आप लोग इतना फैंसी देखते हो ना सब भूल जाओगे। अभी जैसे जैसे प्रीलिम्स आने दो, यू विल रियलाइज जो मैं आपको साल भर जो बातें बताते आया हूँ, ये सब सब फैंसी चीज किसी काम की नहीं होती है। ये जो बेसिक जो लिख लिख के देख रहे हो, ओल्ड स्कूल स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो, नेचुरली टैलेंटेड बन रहे हो, यही काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता, यही सत्य है। सी, तो सी 10 थीम्स बतानी है। अब देखो 10 थीम्स क्या हो सकती है, शगुफ्ता ने कितना अच्छा लिखा, देखो कितने बढ़िया से नीट एंड क्लीन है। यूएनएससी रिफॉर्म, क्लाइमेट चेंज। अब हमें स्पेसिफिकली फॉरेन रिलेशन पे बात करना है, इंडियन ओशियन, चाइना, नेबर, है ना, मल्टीपोलैरिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कंपाइलेशन हो गया। अब इस टैम्पलेट को आप क्विकली रिप्रोड्यूस कर देना, वेरी गुड। अब सी कामिल ने लिखा हैंडलिंग चाइना, रशिया, देखो रशिया एक बहुत अच्छा एंगल ले दिया, इसमें G20 भी इंक्लूड कर दिया, वेरी गुड, दिस इज गुड पॉइंट। श्रीलंका, नेपाल, 6 ही पॉइंट लिखे, और पॉइंट्स लिखिए। शालिनी, दिस इज अगेन गुड। सी नेबरहुड, वेरी गुड, अब मैप बना दिया, फैंटास्टिक। नेबरहुड फर्स्ट, सारे G20 टाइज, एंगेजिंग रशिया, तालिबान, चाइना, इकोनॉमिक, एनर्जी, वेरी गुड पॉइंट। न्यूक्लियर, प्रोटेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे अंटार्कटिका एक कभी आया था, बिल आया था। प्रियंका ने की डायमेंशंस बताए, सी इंफ्रा, डिजिटल, वेरी गुड। क्लीन एंड ग्रीन, रूरल, रिवर, ब्लू, फॉरेन में ज्यादा फोकस करना है, इंडिया इनटू स्पेस, कंट्री, मिनिमम गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, एटसेट्रा, वेरी नाइस। देन ये सी देखो ये कितना अच्छा है, दिस इज ABCD, फैंटास्टिक, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, 5 आवर्स, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब ऐसी ही क्रिएटिविटी काम आती है एग्जाम में। अब देखना यही चीज काम आती है एग्जाम में, जो हम इम्प्रॉम्प्टू सोच के लिखते हैं ना और नेचुरली बेटर बनते हैं डे बाय डे, यही चीज काम आती है, वेरी गुड। G20 दीपाली, वेरी गुड। G20 यूएनएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग मैरीटाइम, पैसिफिक, वेरी गुड पॉइंट। तो सी कितने अच्छे अच्छे आइडियाज हो रहे हैं, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द पीयर लर्निंग। जो लाइव क्लासेस होती है ना उसमें भी हम इसी तरीके से डिस्कस करते हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, दे एवरीबडी इज चिपिंग इन, अपने आइडियाज बता रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बता रहे हैं। वी हैव अ क्वालिटी ग्रुप, वेरी गुड क्वालिटी ग्रुप, ज्वाइन इट। तो इससे क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है और आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आंसर्स भी देखो कितने ऑसम आंसर्स हैं यहाँ पे। चाइनीज रिफ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्लाइमेट, काउंटर टेररिज्म, मल्टीपोलैरिटी और हेल्दी डिजिटल इकोसिस्टम, वेरी गुड। नंदिनी ने बताया स्पेशली दिस फॉरेन रिलेशन, यूक्रेन, चाइना, तालिबान, नेबरहुड, G20 इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूएनएससी, COP27, WHO, वेरी गुड पॉइंट, और फ्रेंडली रिलेशन। अदिति ने बताया दिस इज गुड। सी यहाँ पे इश्यूज, पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दिए, गुड।
देन इसके बाद 75 ईयर है। आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज वेरी गुड। चाइना फैक्टर, G20, यूएनएससी, फॉरेन, देन दिस इज टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इंडो पैसिफिक, रिफ्यूजी, रीजनल, दिस इज गुड। और इकोनॉमिक, ट्रेड, ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, ट्रेड पैक्ट्स अभी आने वाले टाइम पे, और ये भी फॉरेन रिलेशंस है, वेरी गुड। देन ये की एरियाज हैं, सी नेशनल इंटरेस्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, वेरी गुड। आपका आंसर बहुत अच्छा है, एक्ट, दिस इज गुड। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की पिलर्स, तो सी कितना अच्छा कंपाइलेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, गुजराल डॉक्ट्राइन भी है, वेरी गुड, वे फॉरवर्ड, फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। निशा, ये कंक्लूडिंग एनवायरनमेंट, ओके ये अलग है, रिफ्यूजी क्राइसिस, यूएनएससी, दिस इज वेरी गुड। स्मार्ट सिटीज एटसेट्रा इंडिया का फोकस एरिया होगा, वेरी गुड। देन ये टॉप 10 थीम्स हैं, सी डायग्राम भी है, ये वेरी नाइस, दिस इज गुड। क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, G20 तो हर किसी को लिखना है, G20। यूएनएससी रिफॉर्म्स भी लिखना है, देन दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड। रत्नाप्रिया, वेरी गुड आंसर। सुंदर, सुनीता, दिस इज रियली गुड। सी रिलेशंस विद चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं, ट्रेड डिस्टॉर्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, एनर्जी, टेररिज्म। सी देखो चीजें लिखी तो कितना सेटल हुआ, कंसोलिडेट हुआ और कॉन्फिडेंस आया, इसलिए लिखना जरूरी है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, आपका लिखना बहुत जरूरी है। फॉरेन रिलेशंस बताया यहाँ पे, दमन आप भी बहुत अच्छा आंसर लिखते हो, सी एंड यू आर सो हार्ड वर्किंग, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, इसको कंटिन्यू करना, ब्रेक नहीं करना है हमें। फॉरेन रिलेशंस देखो कितने अच्छे से बताया, वेस्ट, नेबरहुड, मीडिएट, ये अच्छा है, इंडिया रशियन यूक्रेन क्राइसिस, अफगानिस्तान, वेरी नाइस, ओके। तो इस तरीके से आप लिखो, आप स्टार्ट कर दोगे, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे, स्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है, सो स्टार्ट। So this is today's video. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.